अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 7 रिस्क एंड रिटर्न एंड टॉपिक नंबर है 133 पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस पार्ट नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिस्क एनालिसिस के बारे में पढ़ा और आज हम उसकी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ लेक्चर। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। The most important thing that we need to keep in mind that there will be more than one stocks in portfolio। पोर्टफोलियो के पहले भी मैंने आपसे कहा था, पोर्टफोलियो क्या कहते हैं, ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़, यानी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को आप ग्रुप कर लेते हो और उसमें उनको रिटर्न और विद रेफरेंस टू रिटर्न एंड रिस्क फाइंड करने की ट्राई करते हो, ठीक है, कंपैरिजन करते हो आप उसे। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है, पोर्टफोलियो में एक स्टॉक नहीं होता बल्कि इससे ज़्यादा हो सकते हैं, सिक्योरिटीज़ हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकते हैं। बट द एवरेज रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज़ नॉट इक्वल टू द एवरेज रिस्क ऑफ दी स्टॉक्स। अगर एवरेज रिस्क फाइंड करना है पोर्टफोलियो का, तो वो जो स्टॉक्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, उनके रिस्क के एवरेज के इक्वल नहीं होता। मीनिंग दैट इफ़ वी से दैट देयर आर 3 स्टॉक्स इन portfolio, then their individual risk is 10%, 20, 30, 40, etc. Then the risk of our portfolio will not be calculated by adding the risk of all these stocks and then divided by 3। देखें, जो रिस्क फाइंड करना है, ये एवरेज फाइंड करना है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सॉरी नंबर जो वैल्यूज़ होती हैं सारी उसको ऊपर ऐड करते हैं और देन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा एवरेज निकल आता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जो पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो इस तरह से कैलकुलेट नहीं हो सकता। बट द रिस्क ऑफ आवर पोर्टफोलियो विल फर्दर बी लेस दैन द एवरेज ऑफ इट्स इंडिविजुअल। बल्कि अगर मैं इंडिविजुअल की भी बात करूँ ना, इंडिविजुअल रिस्क की भी बात करूं, तो एवरेज उससे भी कम होगा, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट और डाइवर्सिफिकेशन और ऑन आवर रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल पढ़ा था, वहाँ से देख लीजिएगा। इट मीन्स दैट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज लेस देन द एवरेज ऑफ रिस्क ऑफ और इंडिविजुअल स्टॉक्स। यानी अगर अलग-अलग एक स्टॉक के भी मैं रिस्क फाइंड करूँ, उसका एवरेज लूँ, या इंडिविजुअल जो स्टॉक्स हैं उनको 3 स्टॉक्स की जैसे मैंने बात की, तो उनका एवरेज निकालूँ, तब भी जो पोर्टफोलियो का रिस्क होगा वो कम होगा। अलग-अलग सारों का निकाल लिया। सो व्हाई इट इज़ लेस। अब ये जो पोर्टफोलियो का रिस्क है, वो जो इंडिविजुअल स्टॉक्स का रिस्क की एवरेज है उससे कम क्यों होगा। It is because of the internal correlation of the stock that exist among them and that also causes their covariance, यानी correlation, यानी इनका mutual relationship variables का, जो कि हमने covariance की बात की थी, changes की, यानी चेंज जो आते हैं इन रिलेशन की में, तो उसकी बात करें तो कोवेरियंस यानी पॉजिटिव की बात की, फिर हमने नेगेटिव की बात की, एब्सोल्यूट पॉजिटिव की बात की, यानी एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की प्राइस भी बढ़ेगी और कम होने से कम होगी, पॉजिटिव इसे कहते थे कोरिलेशन। और इसी तरह से कोवेरियंस के बारे में पढ़ा था। सो वी कैन से दैट इफ देयर एग्जिस्ट एब्सोल्यूट पॉजिटिव कोरिलेशन अमंग द स्टॉक्स ऑफ पोर्टफोलियो, देन एंड ओनली देन द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विल बी द सेम एज दैट ऑफ द एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक। तब इक्वल है। मैंने ऊपर कहा कि पोर्टफोलियो का जो रिस्क है, इंडिविजुअल स्टॉक की जो एवरेज रिस्क है उसके इक्वल नहीं होगा। बट वन कंडीशन है कि जब जो एब्सोल्यूट पॉजिटिव कोरिलेशन हो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में, देन ये इक्वल हो सकता है। इट मीन्स दैट द एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ द रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक will only be equal to the risk of the portfolio if correlation among the stocks is +1, and practically there is no evidence that 2 stocks have got absolute relation, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि इंडिविजुअल स्टॉक जो है विल ओनली बी इक्वल कब होगा, जब उनकी जो कोरिलेशन है उसके दरमियान +1 आ जाए। ये याद रखिएगा, आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि पोर्टफोलियो का रिस्क जो है इंडिविजुअल स्टॉक की जो रिस्क एवरेज है उसके इक्वल कब आता है, जब कोरिलेशन जो है इनके दरमियान वो +1 हो।
और ये एविडेंस है कि ये एब्सोल्यूट पॉजिटिव, नो एविडेंस दैट टू स्टॉक्स हैव, और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि टू स्टॉक्स के पे जो है एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी. सो लेट्स सी द पोर्टफोलियोज रिस्क. हमारे पास स्टॉक ए स्टॉक बी गिवन है, यहाँ पर कोवेरियंस दिया गया है या चेंजेस दिए गए हैं. रिस्क जो कंपैरिजन है वो हमने करना है. कोवेरियंस कोरिलेशन ले रहे हैं यानी रिलेशनशिप ले रहे हैं वेरिएबल्स का कि एब्सोल्यूट पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरह से देखने के लिए तो हम क्या है स्टॉक ए का स्टॉक ए के साथ ही कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं. और याद रखिएगा जब हम if we find correlation of any one variable with itself then it will always be absolute one because in both columns there will be 100% identical values. जब हमारे पास भाई कंपैरिजन के लिए identical values आ जाती हैं then हमारा जो वैल्यू होती है correlation की वो क्या होती है absolute one होती है. एंड इफ़ वी फाइंड जैसा कि यहाँ पर कोवेरियंस ऑफ ए विद ए स्टॉक किया है तो हमारे पास आंसर वन आएगा. इसी तरह से कोवेरियंस ऑफ बी एंड बी वो दोनों भी सेम की बात हो रही है यानी स्टॉक ए को स्टॉक ए के साथ कोरिलेट किया जा रहा है. इसी तरह से कोवेरियंस ऑफ स्टॉक बी को जब स्टॉक ए के साथ करते हैं देन आपके पास क्या आता है और ये वाली वैल्यू भी सेम आएगी इसके इक्वल यानी बी एंड ए हो या ए एंड बी हो. ठीक है, तो सेम आंसर आएगा. तो यहाँ पर आपके पास क्या है एब्सोल्यूट वन आ गया. लेकिन जब आप वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ करते हो तो इक्वल नॉट वन आता है बट मे बी लेस देन वन, लेकिन लेस देन वन हो सकता है. नेक्स्ट आ जाएं. पोर्टफोलियो रिस्क का अब फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास सिग्मा स्टॉक ए का, क्योंकि आपने यहाँ पर अगर मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पर देखो कोवेरियंस की बात हो रही, ए एंड ए की बात हो रही है यानी ए को ए के साथ करना है देन क्या हो जाएगा सिग्मा ए यानी ए को ए के साथ कोरिलेट करवा रहे हो. और यहाँ पर देखें सिग्मा ए जो है इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन और द रिस्क ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक ए, यानी यहाँ पर सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क को कर रहा है यानी स्टॉक ए के. और मैंने ऊपर दिखाया ए को ए के साथ ही कोरिलेट किया यानी कोवेरियंस फाइंड किया जा रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा सिग्मा ए मल्टीप्लाई सिग्मा ए. और यहाँ पर रो ए जो है मीन्स दैट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्टॉक ए विद स्टॉक ए यानी स्टॉक ए का ही स्टॉक ए के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है ये. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बी का भी सेम होगा क्योंकि यहाँ पर अगर ब्लॉक दिखाऊं तो यहाँ पर ए स्टॉक की ए के साथ और यहाँ पर बी के बी स्टॉक के साथ फाइंड की जा रही है कोरिलेशन. तो यहाँ देखें यहाँ जस्ट क्या चेंज है, यहाँ ए था और यहाँ पर क्या आ जाएगा. और यहाँ पर जो एक्स ए है वो जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स द परसेंटेज ऑफ मनी और इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव पुट इन स्टॉक ए यानी आपने क्या मनी क्या वैल्यू इन्वेस्टमेंट पुट की है स्टॉक ए में तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है. और जब एक्स बी की बात करूँगी तो हमारे पास क्या होगा यानी बी स्टॉक में क्या इन्वेस्टमेंट या मनी पुट की गई है और सिग्मा बी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क ऑफ स्टॉक बी की बात हो रही है. और रॉ बी का मतलब ये होगा कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्टॉक बी की वैल्यू है. ठीक है, बी की बी के साथ है और ये सारी वैल्यूज़ क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही हैं. और यहाँ पर ए बी यानी स्टॉक ए और बी की बात हो रही थी कोवेरियंस से कोरिलेशन फाइंड कर रहे थे और यहाँ ए बी का था तो उनकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर राइट की हुई हैं. यहाँ पर ए बी यानी ए और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास. ये स्टॉक ए में जो इन्वेस्टमेंट हुई है स्टॉक बी में जो इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक ए है यहाँ स्टॉक बी है. इसी तरह से यहाँ पर भी देखें ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं. यहाँ ए है यहाँ बी है, मैंने आपसे कहा सेम होगा. तो यहाँ पर ए बी हो या बी ए हो वो भी आपके पास आंसर सेम आता है. अगर देखो सेम आ गया. ठीक है, तो ये आपके पास आ गए पोर्टफोलियोज रिस्क. अब इसको क्या करना है आपने जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है या वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए तो आप क्या करोगे इन सब ब्लॉक्स को ऐड कर दोगे. यानी ये जो 4 के 4 ब्लॉक्स हैं ना इन्हें आपने ऐड कर देना. ये ब्लॉक प्लस दिस ब्लॉक प्लस दिस ब्लॉक प्लस दिस ब्लॉक. तो मैंने यहाँ पर वैसे ये राइट किया है. देखो इन सब ब्लॉक की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है. जब ऐड करते हैं ज़रा देखें
आपके पास देखो ए सिग्मा ए को जब सिग्मा ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा ए स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से रॉ ए है, मैंने कहा जब इस रॉ के ए को स्टॉक ए के साथ करोगे तो ये वैल्यू 1 को के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया है। इधर से ही ए बी भी हमने इग्नोर कर दिया रॉ को, ठीक है। तो जब सेम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। हमने कहा ना एब्सोल्यूट 1 आता है जब उसको उसके साथ अपने साथ करो तो मल्टीप्लाई, ठीक है। बी को बी के साथ क्या 1 आ गया, तो यहाँ पर भी 1 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, तो सिग्मा ए को सिग्मा ए से मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा ए स्क्वायर आएगा, ये 1 हो गया। एक्स ए मल्टीप्लाई होगा, पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, अच्छा ये बी वाला पहले ले लेते हैं, यहाँ सिग्मा बी मल्टीप्लाई सिग्मा बी विल बी इक्वल टू सिग्मा बी स्क्वायर, और यहाँ तो 1 हो गया था। एक्स बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बी से तो एक्स बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये चीज़ देखो ज़रा, दोनों सेम है, सिग्मा ए सिग्मा बी रॉ ए बी एक्स ए और एक्स बी आ गया। अब दोनों सेम है, जब इन दोनों को ऐड करते हो तो 1 + 1 2 हो जाता है, तो 2 आपके पास आ जाएगा सिग्मा बी रॉ ए बी एक्स बी। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, यानी वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो फाइंड करोगे, और जब आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो फाइंड करना होगा, जो इसका आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप कैलकुलेशन करके अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।